लोग कहेंगे कि मैं एक महान राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी एक कमज़ोर राजा थे। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म लेना पड़ेगा। हमारा लड़का छत्रपति शिवाजी महाराज ना बने, हमारा लड़का पढ़े लिखे नौकरी करे जाके। तो 3 दिन वो मुंबई बंद रही, जो मुंबई कभी भारत बंद के समय बंद नहीं हो पाई पूरी। वो मुंबई पूरी बंद रही 3 दिन। क्या वो होता होगा, उसके अंदर क्या फीलिंग आती होगी कि जिसके खिलाफ जिंदगी भर लड़े, जिसने इतने मुंबई वालों की जान ली, आज केवल कुछ एक राजनीति के चक्कर में उसी के गुर्गे के साथ आप बैठने को तैयार। किस तरीके शरद राव पवार एक 13वां ब्लास्ट नकली ब्लास्ट करवा देते हैं और खुले आम वो आदमी मानता है कि वो ब्लास्ट कभी हुआ ही नहीं, वो तो उसकी मनगढ़ंत कहानी थी, जिससे कि हिंदू भड़क न जाए और दंगे ना हो जाए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल श्रुतिक पे। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज रविवार का दिन है, तो हम फिर से वापस आ चुके हैं अपनी सीरीज़ गरम अड्डे के नए एपिसोड के साथ। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाविकास आघाड़ी में जो भी घटनाएं हुई कि सरकार गिरी कैसे और क्यों गिरी और शिंदे गुट कैसे बन जाता है, सारी पॉलिटिक्स की। और दूसरी बात करेंगे जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है इस देश में राजनीति का। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद आपको जो भी आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने घटनाक्रम देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें बहुत सी चीज़ें हुई। पहले 21 तारीख को विधायक गायब हो जाते हैं, होते होते फिर 1 तारीख का दिन आता है, सरकार एकदम से पलट जाती है। 2 तारीख से मुख्यमंत्री बदल जाता है, उप मुख्यमंत्री। कई घटनाएं हुई, बहुत सी घटनाएं हुई, लेकिन और सबके अपने तर्क हैं। जो बीजेपी का समर्थन करने वाले हैं, जिनको आप भक्त बोलते हैं कॉमन भाषा में लोग, उनके लिए बोला गया, वो बोलेंगे कि मास्टर स्ट्रोक है। जो दूसरी तरफ के लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, जिनको चमचे बोला जाता है, उनका केवल यही तर्क है कि ये गलत हो गया। लेकिन जब 2019 में शिवसेना ने पोस्ट पोल अलायंस तोड़ के प्री पोल अलायंस किया तो उनके हिसाब से वो सही था। लेकिन बात कहीं आके बीच की होनी चाहिए, जो असली बात है वो होनी चाहिए। तो आप उस दौर में चलिए जब शिवसेना का गठन होता है, बाला साहब ठाकरे का विरासत में जो लोग कहते हैं ना कि विरासत में मिली चीज़, विरासत में जो भी चीज़ मिलती है उसको संजोग के रखना पड़ता है, मतलब संभाल के रखना। क्यों? एक समय ये देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू कुश के पर्वत के रहने वाला, इधर हर कोई हिंदू था, अलग अलग देवी देवताओं में मानता था, लेकिन था हिंदू। जो भी पूजा पद्धति थी वो कहीं ना कहीं जाके सिमिलर रहती थी। हाँ, हो सकता है कि जैसे कि आज के ही परिप्रेक्ष्य में आप देखें, आज का जो जितना बड़ा हिंदुस्तान या इंडिया आप बोल सकते हैं उसको देखें, तो क्या है भाई, बंगाल में या नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में देवी की पूजा ज़्यादा होती है। नॉर्थ पार्ट में आ जाइए हम लोग के इधर, तो शिव जी, विष्णु जी के अवतारों की ज़्यादा पूजा होती है। आप साउथ चले जाइए, वहाँ शिव जी और विष्णु जी के अवतारों की ज़्यादा पूजा होती है। विष्णु जी की ज़्यादा पूजा होती है, विष्णु जी के अवतारों की नहीं होती है। कृष्ण जी के कुछ मंदिर मिलेंगे आपको, लेकिन राम जी का इतना इफेक्ट वहाँ नहीं मिलेगा। आप ऐसे गुजरात चले जाइए तो वहाँ हिंदू समाज अलग तरीके से है। आप सिक्किम में एक स्टेट है, वहाँ पे जाइए तो वहाँ पे लोग हिंदू हैं, लेकिन बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा वैसा है। वो हिंदू हैं लेकिन मोनेस्ट्रीज काफ़ी हैं। तो अलग अलग जाएंगे आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन आफ्टर ऑल वी आर हिंदूज। तो यही सिनेरियो था। लेकिन आज के समय में आप देख लीजिए, कहीं पे भी पदवी बदली हुई नहीं है ना। लेकिन ये दौर
जो मैंने इसकी बात करी, तो क्या बात करी, अब मैं आपको बता देता हूँ। हिंदू राजा होते थे, हम लोग बहुत महान बोलते हैं अशोक को, अशोक महान बोला गया, लेकिन मेरे हिसाब से अशोक बहुत बेकार राजा था। आप मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हैं कि सम्राट था, फलाना था, लेकिन यार राजा हो या सैनिक, उसका काम अपने देश की सुरक्षा करना होता था। राजा उस समय में, आज का प्रधानमंत्री नहीं होता था, वो उस समय में खुद युद्ध में पार्ट लेता था, जाता था। तो अगर एक युद्ध आपने लड़ा, आपने चढ़ाई की और वहाँ पे युद्ध हुआ, तो खून बहेगा। तलवार हो या बंदूक, गोली चलेगी या तलवार चलेगी, तो खून बहेगा। लेकिन इतने कमज़ोर दिल का राजा कि उसने खून देखा और उसने अपना राजधर्म ही त्याग दिया, उसने त्याग दिया। क्यों? क्यों? उसने एक तलवार छोड़ दी, अब मैं प्रचार करूंगा। डिक्लाइन फॉल वहां से शुरू हुआ हिंदुस्तान का। वहां से फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं, फिर 1000 साल तक राज करते हैं। मोहम्मद गजनी को किसने 17 बार माफ किया था? लोग कहेंगे कि मैं एक महान राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी एक कमज़ोर राजा थे। क्योंकि आप अगर युद्ध करने जाते हैं और आप देख रहे हैं पहली बार आपने माफ़ किया, आपने 2 बार माफ़ किया, लेकिन अगर कोई आदमी वही गलती तीसरी बार करने आ रहा है, तो इसका मतलब उसको आप से कुछ भी करके आपको बर्बाद करना है। और आपने उसको इतना समय दिया कि वो 17 बार तक आपसे युद्ध करे, 17 बार हारे और 18वीं बार में कोई जयचंद पैदा होके आपको हरा सके। अगर तीसरी बार में, चलिए पहली बार नहीं, हमारे 2 गलतियां माफ़ करने की सज़ा है, वो है कि 2 गलती माफ़ की जा सकती। तीसरी बार में तो सज़ा दे देते, अरे सर धड़ से अलग कर देते, तब नहीं हुआ। उसके बाद वो पैर आए अंदर, क्या दिन तक झेलना पड़ रहा है उनको। तो अगर आपके लिए ये राजा महान है, मेरे लिए नहीं, माफ़ करिएगा, आपको इतिहास सही से पढ़ नहीं सकते। इसी तरीके बाला साहब ठाकरे की लेगेसी क्या थी? बाला साहब ठाकरे वो इंसान थे जिन्होंने कॉरपोरेटर का चुनाव नहीं लड़ा, कभी चुनाव नहीं लड़ा, कोई भी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन शिवसेना बनाने के बाद से मुंबई में चलती तो नहीं गई थी। महाराष्ट्र में सरकार उनकी हो या ना हो, फैसले बदलेगा उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये जो सूट बूट में रहने वाले लोग हैं, ये कभी सड़कों पे उतर के वो नहीं कर सकते हैं जो पैर में पहने चप्पल वाला आदमी कर सकता है, चाहे कोल्हापुरी पहने और चाहे साधारण रबड़ की चप्पल पहने। इसलिए उन्होंने उन लोगों को चुना। उन्होंने रिश्ते रखे सूट बूट वालों के साथ। ये नहीं कहूँगा कि सूट बूट वालों के साथ रिश्ते नहीं थे या उनकी पार्टी में नहीं थे, बिल्कुल थे और आज भी हैं, लेकिन उन्होंने किसी लेडी वाले को और किसी ऑटो ड्राइवर को ही MP और MLA का चुनाव लड़वाया। मतलब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव उन्हीं को लड़वाया अधिकतर। एकनाथ शिंदे केवल एक लौता एग्जाम्पल नहीं है जो कि ऑटो ड्राइवर से एक MP बने और इतने बड़े पद तक पहुंचे। उनकी सरकारें जब भी बनी तो एक साधारण बैकग्राउंड का ही आदमी जाके मुख्यमंत्री बना है। आपको ना विश्वास हो, आप एक बार देखिएगा। कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई बहुत बड़ा शुरुआत से लिगेसी से चली आ रहा हुआ नेता नहीं बना कभी। शिवसेना का MP है वो, जो भी अगर लिगेसी जिन्होंने भी क्लेम किए अपने बाप से या अपने किसी से, तो वो उनके बाप के बारे में पढ़िएगा कि वो क्या थे और कैसे उठे। और उनके लड़के को भी टिकट तब ऐसे नहीं मिला है जिस तरीके BJP में भी नहीं मिलता है। आपको काम करना पड़ता है। राजनाथ सिंह का लड़का यूपी में टॉप 3 में था, जो कि सबसे ज़्यादा वोटों से जीता, और उसके बाद भी उसको मंत्री पद नहीं मिलता है। 2022 की बात कर रहा हूँ, देखिए। तो वो लोग जो जुड़े थे, जो लेडी वाला या जो बस्ती में रहने वाला या जो कोई एक ऑटो ड्राइवर शिवसेना के साथ जुड़ता था, तो वो ये देखता था कि हिंदुत्व का किस तरीके गला घोटा जा रहा है सेकुलर सरकारों द्वारा, या संक्षिप्त में कह लीजिए तो कांग्रेस और NCP के द्वारा। किस तरीके शरद राव पवार एक 13वां ब्लास्ट, नकली ब्लास्ट करवा देते हैं और खुले आम वो आदमी मानता है कि वो ब्लास्ट कभी हुआ ही नहीं, वो तो उसकी मनगढ़ंत कहानी थी, जिससे कि हिंदू भड़क न जाए और दंगे ना हो जाए।
जिस तरीके गुजरात में। तो उन्होंने एक तीसरा स्थान जुड़वा दिया कि फलानी मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, और जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ की कोर्ट, यहाँ के जज कुछ नहीं बोलेंगे उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हिंदू सहिष्णु इतना है, इतना ज़्यादा उसको एक चीज़ का है कि हमारे लिए फलाना लड़ने आएगा, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म लेना पड़ेगा, हमारा लड़का छत्रपति शिवाजी महाराज ना बने, हमारा लड़का पढ़े लिखे नौकरी करे जाके। हिंदुओं में यहीं तक सिमटा हुआ है। बात बुरी है लेकिन कटु सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि आदमी हिंदू में जो है वो केवल चाहता हमारा लड़का अच्छे से पढ़े, फिर सरकारी नौकरी में हो जाए, और नहीं सरकारी नौकरी तो अच्छी से प्राइवेट नौकरी लेके विदेश चला जाए, बस वो वहाँ सेटल हो जाए, उसका शादी बच्चे हो जाए, उसके बच्चे अच्छे से पढ़ जाए। यही उसको चाहिए है। उसको इस देश से मतलब नहीं है। उसको अगर पूछो तो वो कहेंगे कि मोदी योगी बचाएंगे, वो कहेंगे कि हम कैसे हथियार उठा लें, हम फलानी जात के हैं। अरे ब्राह्मण माना जाता है कि ब्राह्मण बौद्धिक स्तर से सोचने वाला होता है, लेकिन हम ब्राह्मणों में ही परशुराम पूजे जाते हैं। वो क्या है? उन्होंने हथियार उठाया कि नहीं उठाया? तो अगर अन्याय हो तो उसके खिलाफ बोलना और लड़ना दोनों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जब कश्मीरी पंडित निकाले गए थे तो कोई सरकार नहीं पहुंच पाई थी, और ना किसी सुप्रीम कोर्ट, ना किसी हाई कोर्ट के जज ने बोलने की चेष्टा की थी, क्योंकि उनकी उतनी औकात नहीं है किसी जज की, किसी भी कोर्ट के, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट का हो, किसी जज की बोलने की औकात नहीं, क्योंकि वो सर तन से जुदा करने की तंग। अब आ जाते हैं लिगेसी जो चल रही थी। तो बाला साहब ठाकरे से वो सब जुड़े और हिंदुत्व की लेगेसी पे जुड़े, हिंदुत्व के मुद्दे पे जुड़े। हिंदुत्व के मुद्दे पे जुड़े। आप देखिए, जब भी कोई ऐसी बात होती थी, उनके एक आवाज पे लाखों शिव सैनिक रोड पे आ जाते थे। मातोश्री का दरवाजा कभी किसी हिंदू के लिए बंद नहीं होता था। किसी आम कार्यकर्ता के लिए कभी वो दरवाजा ये तक नहीं हुआ कि वो बंद रहा। बंद तो छोड़ दीजिए, उड़का भी नहीं रहा, वो खुला रहा, सदा खुला। लेकिन होता क्या है 2019 में? दोनों की सीटें कम होती हैं, जबकि बीजेपी जब 2014 में चुनाव लड़ती है तो वो क्योंकि शिवसेना से अलग लड़ती है तो उसके पास ज़्यादा सीटें आती हैं, और शिवसेना जानती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं से समर्थन मिल ही जाएगा। एनसीपी ने पहले ही बाहर से समर्थन कर दिया था तो वो सरकार में जुड़ गई। लेकिन इस बार आधी आधी सीटों पे चुनाव लड़ा जाता है, और होता क्या है, क्या होता है, क्या करती है शिवसेना ने? क्या किया? उसने देखा कि बिना हमारे समर्थन की सरकार नहीं बनेगी, शर्त लगा दी। मान लीजिए बंद कमरे में बात हुई भी, आपने खुले मंच पे कभी कहा? आपने हमेशा देवेंद्र जी का नाम लिया, नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, कभी आपने ये तो नहीं कहा था कि शिवसैनिक मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं कहा था ना। तो जब एक चीज डिसाइड अगर नहीं थी या डिसाइडेड थी तो आपको अंदर ही कमरे में आपको बात करके करना चाहिए था। आपने इलेक्शन से पहले जो कि गठबंधन हुआ, जिसको पोस्ट पोल अलायंस कहते हैं, उसको आप तोड़ देते हैं। आप प्री पोल अलायंस मतलब इलेक्शन के बाद एक अलायंस करने चले जाते हैं, और किनसे? वही कथाकथित सेकुलर गैंग्स। लोगों को लगता होगा मैं ऐसे करता हूं सेकुलर और लिबरल्स पे, पर करना जरूरी है, वो भी बताऊंगा अभी अगले भाग में। अब सरकार बन जाती है, शिवसैनिक आहत बहुत होता है, लेकिन घूंट पी जाता है कि चलो सरकार में एक शिवसैनिक बैठा है, तो अब जो लेडी वाला या जो ऑटो ड्राइवर या जो भी जिस भी स्थिति से उठ के आया, जिसने 20 साल से मेहनत कर रहा था, दशकों से शिवसेना के साथ जुड़ा था, सबके मन में लालसा तो होती है कि मंत्री बनेंगे। आप मंत्री किसको बना देते हैं? अपने लड़के को। 2 इम्पोर्टेंट विभाग उसको दे देते हैं, वो वहां भी घूंट पी लेता है। लेकिन वो कैसे सहे कि जिस 370 के लिए जिस इंसान को वो भगवान मानता था, बाला साहब ठाकरे को
जिन्होंने बोला था 370 हटनी चाहिए, आपने हटते समय तो समर्थन कर दिया, लेकिन आपके मुख्य पत्र सामना में उसका विरोध होने लगता है। राम जन्मभूमि के लिए जिस बाला साहब ठाकरे ने बोला था कि अगर मुझे गर्व है मेरे शिव सैनिकों पर, अगर उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई, कैसे, सॉरी, ढांचा गिराया, उनकी भाषा विवादित ढांचा, आप उस राम जन्मभूमि का जो अवसर होता है आप उसमें जाने से मना कर देता है। आप कहते हैं ये पाखंड करने की क्या जरूरत। और आगे बढ़ते हैं, पालघर होता है, आप कुछ नहीं करते हैं, आपके हाथ तब भी बंधे रहते। जो लोग, जो सो कॉल्ड लिबरल्स और सेकुलर्स यूपी में चलने वाले बुलडोजर को बहुत गलत बताते हैं, जब कंगना रनावत के घर पे चला दिया जाता है बीएमसी के द्वारा, तब वो चुप रहते हैं, और वो भी हिंदुत्व की ही बात कर रही है। वो भी कोई गलत ऐसी नहीं, हाँ बोलने की शैली गलत थी, लेकिन आपने बदला लेने की उसमें कहा और फिर कहा उखाड़ दिया, वो लोगों को गलत नहीं लगता। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, शिवसैनिक कभी नौसैनिक को मारता है, क्यों? आदित्य ठाकरे के लिए कुछ बोल दिया, वो आपके लिए इतना सब करने को तैयार रहता है, लेकिन आपने उसको दिया क्या? आपने उससे हिंदुत्व का मुद्दा धीरे धीरे करके, कि अगर छीनते ही जा रहे थे एक तरीके से। अभी जब राज्यसभा का चुनाव होना था उससे पहले आपका लड़के को आप अयोध्या जानबूझ कर भेजते हैं और बाकी एमपीज को रोक देते हैं, हद होती है। एमएलएज को आप रोक देते हैं, उनको आस्था नहीं है क्या? उनको क्यों जाने का हक नहीं? आपके लड़का जो पहली बार चुनाव लड़कर आया है उसको सारी प्रक्रिया मालूम है, और जो एमएलए पिछले 3 बार, 2 बार, कोई 4 बार से जीता हुआ, उसको आप रोके हुए हैं कि आप राम जन्मभूमि मत जाइए। क्यों भैया? इतने विवाद हुए, इतना सब हुआ, आप शांत रहे। वो गुस्सा था, और उस गुस्से का चेहरा एकनाथ शिंदे बनते हैं। हाँ, एकनाथ शिंदे केवल उस एक गुस्से का एक चेहरा बना, क्योंकि वो जमीन से जुड़े एक नेता हैं। क्योंकि आप तो जमीन पे निकलेंगे नहीं। बाला साहब ठाकरे जब नहीं रहे थे तो 3 दिन वो मुंबई बंद रही, जो मुंबई कभी भारत बंद के समय बंद नहीं हो पाई पूरी। वो मुंबई पूरी बंद रही 3 दिन, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ था इस देश को, समझे? तो उनका स्थान क्या था ये सोच लीजिए। तो जो लोग ये बात करते हैं ना कि एकनाथ शिंदे ने एकाएक की ईडी और फलाने के केस, साहब शिवसैनिक, हर शिवसैनिक पे हजारों नहीं तो सैकड़ों केसेस तो हैं जहां उसने तलवार, डंडा, लाठी, बंदूक, ईंटा, पत्थर, दंगे से लेकर सब किया है। और सबसे ज्यादा उसने किसके अगेंस्ट किया था? एनसीपी और कांग्रेस के जो राजनीति थी उसके खिलाफ, लोगों के खिलाफ, उन्हीं के दलों से। और जो वो बहुत सेकुलर बनते हैं और वो जो मानते हैं कि मुस्लिम की भावनाओं को आहत मत करो, और हिंदू की भावनाओं को आहत करने को ही सेकुलरिज्म मान लेते हैं, वो उसके खिलाफ निकलते थे, रोडों पे तमाशा करते थे, भिड़ते थे, पुलिस हो चाहे जो हो उससे करते थे। तो उन पे केसेस तो पहले ही से थे, दबाने को तो बहुत कुछ दबाया जा सकता था किसी भी तरीके, लेकिन ये एक वजह बनती है जब आदमी देखता है कि ये पार्टी जिससे मैं एक मुद्दे पे जुड़ा था, अब ये वो पार्टी रही नहीं। दिक्कत वहां से शुरू, वहां से। और जो लोग कह रहे हैं ना कि ये कैसे हो गया कि 50 एमएलए एकदम से छोड़ के चले जाते हैं पार्टी, तो साहब वो सब उस तबके से आते हैं जिस तबके को सबसे ज्यादा प्रताड़ित होना पड़ता है, जो शिवसेना के साथ इसीलिए जुड़ा था, जो आज तक शिवसैनिक इसीलिए है क्योंकि वो जिस स्थिति से ऊपर उठकर आया है उसे दिखता है कि वो जो लोग उसके साथ नहीं ऊपर उठ पाए, क्योंकि वो तो राजनीति में आ गया, लेकिन उन लोगों का उसको वोट लेना रहता है, वो उनके लिए स्थिति अनुकूल बनाए रखने के लिए वो चिंतित रहता है कि अगर ऐसी ही सेकुलर सरकार चलती रही तो अमरावती में की घटना हो जाती है और उसको
सिंपल चोरी की घटना बता दिया जाता। 21 तारीख को वो घटना हुई थी। अगर उसी दिन ये आ जाता कि ये चीज नूपुर शर्मा के सपोर्ट करने वाले लोगों के साथ हुआ, तो शायद उदयपुर के कन्हैया लाल की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन सेकुलर पार्टी ने दबाने की कोशिश की, क्योंकि उसमें वीडियो नहीं वायरल किया। उदयपुर की घटना इसलिए लाइमलाइट में आ जाती है क्योंकि 28 तारीख को मर्डर करके वो वीडियो वायरल कर देते। समझे डिफरेंस? और फिर उद्धव ठाकरे को कितना मजबूर होना पड़ा कि उन्हें हिंदुत्व और सबकी बात बतानी पड़ी। आप ठीक है, आप बीजेपी को गाली देते, ये राजनीति में कोई पहली चीज़ नहीं, कोई बड़ा अजूबा नहीं था कि आपने पोस्ट पोल अलायंस तोड़ दिया। लोग वैसे नहीं तोड़ते हैं, कुछ सालों बाद तोड़ा जाता है, लेकिन आपने तोड़ दिया, वो कोई अजूबा नहीं कह सकते। राजनीति में एनीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल वाली बात है। आप लेकिन बीजेपी को गाली देते देते आप हिंदुत्व का जो विरोध करने लगे कि 370 हटाने का मजाक उड़ाने लगे, राम मंदिर पे आप कहने लगे, और सबसे बड़ी चीज आप उस इस्लामिक जिहादियों से सपोर्ट ले रहे थे, उस बॉलीवुड से जो आज दिन तक दाऊद के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाया। क्योंकि आज भी इस देश में ड्रग दाऊद के ही मार्फत आती हैं और मुंबई में मिलती हैं। ये चीज़ सच्चाई है, और ये चीज़ सुशांत सिंह के केस से दुनिया को खुलेआम पता चल गया। सबको पता वैसे ही था, लेकिन ये अब एक कोरे कागज की चीज़ हो गई कि ड्रग्स मुंबई में आती भी हैं, बिकती भी हैं। जिसका आप सोचिए, आप किस पार्टी के साथ थे? अनिल देशमुख किस आरोप में अंदर गया? वसूली करवाने के चक्कर। वहीं एनसीपी का दूसरे नेता नवाब मलिक दाऊद के कनेक्शन में अंदर गए, और उसके खिलाफ आपके पिताजी लड़े थे। आपके पिताजी से मजबूर होकर दाऊद को भागना पड़ा था, ये तो आप भी क्लेम करते हैं। तो आप सोचिए ना, जिस सैनिक ने उसको भगाया और वो देख रहा है कि उसका जो गुर्गा है, जो एक मंत्री बना बैठा है, आप उसका मंत्री पद तक नहीं छीने पा रहे हैं क्योंकि शरद राव पवार की तरफ से आपको मना कर दिया गया। आप उस सैनिक की सोचिए कि उसके ऊपर क्या बीतती होगी, क्या वो होता होगा, उसके अंदर क्या फीलिंग आती होगी कि जिसके खिलाफ जिंदगी भर लड़े, जिसने इतने मुंबई वालों की जान ली, आज केवल कुछ एक राजनीति के चक्कर में उसी के गुर्गे के साथ आप बैठने को तैयार। मातोश्री के दरवाजे पे ताला डाल दिया गया। नवनीत राणा जो कि एक सांसद भी हैं और उनके पति, दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, वो भी देशद्रोह के अटेम्प्ट में, क्योंकि वो केवल इतना बयान देती हैं कि मैं सीएम के जो निजी आवास है उसके बाहर हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। मैंने ये अपनी वीडियो में कई बार कहा है, मैंने जितनी भी वीडियो इससे रिलेटेड बनाई हैं, कि बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो वो नवनीत राणा से कहते तुम मातोश्री के बाहर क्यों पढ़ोगी, तुम क्यों पढ़ोगी वहां, तुम मुझे डेट दो, टाइम दो, मैं सारी व्यवस्था करता हूं, मातोश्री के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, प्रसाद की व्यवस्था मैं करूंगा, प्रसाद का वितरण मैं करूंगा। ये होता मातोश्री। हिंदुत्व को आपने वहां भी मार दिया, और यही कारण बना जो शिवसेना की सरकार भी गई। उद्धव ठाकरे से उनकी पार्टी भी जा चुकी है। कुछ दिनों में ये ऐलान भी हो सकता है कि उद्धव और आदित्य ठाकरे को शिवसेना से एकनाथ शिंदे ने बाहर निकाला। तो इस पे बहुत ज़्यादा अचंभा मत करिए, क्योंकि मैं ये आपको पहले ही बता दिया। अब चलते अपने दूसरे टॉपिक पे। अब जैसा कि दूसरा टॉपिक है राजनीति आज के समय की। आज की राजनीति सिंपल है, जो कि जब इमरजेंसी के बाद से शुरू हुई वही चल रही है इस देश में। थोड़ा बहुत बदलाव हो गया है, और 1974 के बाद जब इमरजेंसी लग जाती है तो उसमें एक चीज़ आती है, एक वर्ड ऐड किया जाता है। इस संविधान में 2 किए गए थे, लेकिन सबसे खतरनाक शब्द जो कि ऐड किया गया और उसके बाद जो
राजनीति बराबर जिसकी धुरी पे घूम रही है वो है सेकुलरिज्म। भाई सेकुलरिज्म सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा शब्द है, मीनिंग पढ़ेंगे बहुत सुंदर मीनिंग है, लेकिन जब रियलिटी देखेंगे तो उतनी ही घिनौनी और उतनी ही घटिया है जैसे कि नाली जब सीवर में मिलती है तो सीवर का झूठ। सिंपल सी बात है। सेकुलरिज्म जो इस देश में समझा दिया गया है वो ये है कि मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम के धर्म के खिलाफ आप कुछ नहीं बोलेंगे। मेरा मानना है कि किसी भी धर्म के खिलाफ आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए अगर आप उस धर्म से नहीं, पहली चीज। दूसरी ये समझा दी गई है हिंदुओं के खिलाफ कोई भी अनर्गल आरोप लगाए, हिंदुओं की भावनाओं को लेके हथौड़ी से तोड़ दे और चाहे उस पर रोलर चला दे, चाहे हिंदू को मार ही क्यों ना दे, लेकिन हिंदूज लाइफ डज नॉट मैटर्स। ये सेकुलरिज्म का दूसरा। अब बात कर लेते हैं हाल की दो घटना। एक होती है नूपुर शर्मा की, ठीक, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन रिलेटेड है तो इसलिए बोलूंगा। नूपुर शर्मा या जो हिंदू ज्ञान व्यापी का मामला जब से चालू हुआ, वो बराबर जिसमें अपनी आस्था व्यक्त कर रहे थे कि ये शिवलिंग है, उसको बराबर फाउंटेन फाउंटेन कह के बुलाया जा रहा था। राम जी के लिए क्या नहीं बोला गया है, मैं दोहरा के पुनः वो नहीं कहना चाहूँगा। होता क्या है, पहले कुछ अगले दिन जुम्मा होता है, उस पर कुछ नहीं होता है। 3 तारीख को और 10 तारीख को दंगे होते हैं छोटे, फिर रैलियाँ निकलनी शुरू होती हैं। सरतन से जुदा, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और वही लिबरल गैंग, वही सेकुलर गैंग जो क्या कहते हैं, जब कंगना रनावत का केस होता है, नवनीत राणा को अरेस्ट कर लिया जाता है जबकि वो जाति तक नहीं है, उस पर वो चुप रहता है। एक जुबैर नाम का व्यक्ति, क्योंकि कुछ नहीं उसकी औकात, फैक्ट चेकर बना दो। अरे काहे का फैक्ट चेकर यार? आप सोचिए कितना सिंपल है, एक आदमी को एक एड्रेस लीक करना है, ठीक है, वो ऐसे लीक करेगा सोशल मीडिया पे कि इसका सर काटो जाके, तो उसको अरेस्ट हो जाएगा। तो वो क्या करता है, दिखाने के लिए जुबैर कि फलाने पुलिस स्टेशन को टैग किया, SHO को और कमिश्नर को टैग किया, ये आपके शहर का इस जगह पे रहने वाला व्यक्ति ने ये फलाना काम किया है, एक ट्वीट कर दिया। लेकिन ये मैसेज उन तक ही नहीं पहुंचा पुलिस वालों तक, ये उन तक भी पहुंच गया कि जाओ इसका सर काट दो, इसने नूपुर शर्मा का समर्थन किया है, इसने ये चीज़ बोली, इसने ये चीज़ बोली। इस तरीके से वो एड्रेस लीक कर रहा है, ठीक। नूपुर शर्मा का जब पुतला टांगा गया था कर्नाटक में, पुतला बना के फांसी की सजा दिखाते हुए, फांसी लगाए हुए, तो सो कॉल्ड सेकुलर और लिबरल्स फिर वही बयान, अरे ये तो एक पुतला लटका, ये तो लोगों का आक्रोश है। लेकिन जब सच में घटना हो गई, नहीं नहीं नहीं, मुस्लिमों को कुछ मत कहिए, हर मुस्लिम बुरा नहीं होता है। अरे वो तो कुछ ने कर दी। उदयपुर के बाद अमरावती आ गई, कैसी कैसी धमकियां मिली वो भी सामने आ गया। लेकिन आप मुसलमानों को कुछ मत कहिए। 1947 में इस देश में लाशें भर के आई तो गांधी ने कह दिया नहीं 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 साहब, आप मुसलमानों को मत काट के भेजिए, मुसलमान आपको काटेगा। इस देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम आधार पे हुआ, लेकिन नेताओं ने अपनी सहूलियत के लिए नहीं नहीं नहीं, रोक लो भैया, भैया भाई भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब, क्यों रोक लो? बंटवारा दे, ठीक है चलो रोक लो, लेकिन जब हिंदू मुस्लिम आधार पे हुआ तो सेकुलरिज्म का है बात का। सीधे कहो ना, जो अगर इस देश में रहना है तो हिंदू के हिसाब से रहना है। मुसलमान जो यहाँ रुका था वो यही मान के रुका था, लेकिन उसको अब हिंदुओं से ज़्यादा उनके नेताओं पे भरोसा था कि वो सेकुलरिज्म ही करेंगे, ठीक।
और आगे आते हैं 1950 देश का कानून लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। विवाद हो जाता है कि हमें कॉमन एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन कौन सी चाहिए है, मदरसे की, 1400 साल पहले वो दे दी जाती है। राजीव गांधी पे आ जाते हैं। राजीव गांधी में क्या होता है, शाबानो करके एक औरत को चंद 30-40 रुपए का मुआवजा कि उसको ट्रिपल तलाक दिया गया, तो गुजारे भत्ता किया जाता है, इस देश में बवाल किया जाता है, उसको फैसले को पलट दिया। तो ये होता आया है, इस तरीके पुष्टिकरण होता आया है और ये दिखाया गया है सरकारों द्वारा कि मुसलमान कुछ भी करे वो सही होगा, हिंदू विरोध नहीं कर सकता है। और हिंदुओं की कमी क्या रही, 1947 में लाशें भर के आई, नेताओं की बात मान ली, नहीं काट के भेज दी होती। जिस तरीके ट्रेनें इधर कट के आई थी, इधर से ट्रेन अगर जाती और वो भी लाशें कट के गई होती, उधर से किसी की औकात नहीं होती कि एक आदमी कट के आता, लेकिन नहीं कर पाए। 1990 में कश्मीरी पंडितों को मार के लड़कियों का रेप करके क्या नहीं हुआ, जो बोलो कम है, 5 लाख, कम से कम 5 लाख आदमी वहां से निकाल दिया गया। अगर उस दिन इस देश का हिंदू केवल इतना ही हो जाता कि हमारे पास नेहरू लियाकत पैक्ट है, मुसलमान को यहाँ रहना है तो उसका विरोध करना है, नहीं तो काट के भेजना शुरू कर देते अपनी गली मोहल्ले के या अपने शहर में जो भी है, तो फिर वो घटना नहीं होती। कश्मीर के लिए कोई भी अनुदिति रॉय हो या कोई भी हो, इसकी किसी के कहने की औकात नहीं होती कि वो कश्मीरी पंडितों की गलती थी। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के सिनेरियो पे। मुसलमानों के धर्म और इसके खिलाफ पता है कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि नूपुर शर्मा को नहीं मार सकते तो जो उसका समर्थन कर रहा है उसको मार देंगे। जबकि नूपुर शर्मा ने वो बात बोली जो उनके धर्म में लिखी है। हाँ, कुछ शब्द आपत्तिजनक थे उसमें, तो ठीक है, उस पर आप केस करिए, आप लड़िए, लेकिन आप दोहरा मापदंड देखिए। वही टीएमसी, वही कांग्रेस और वही अन्य दल जो उस समय पे नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग तुरंत कर रहे थे, जब एक टीएमसी की नेता यह कहती है कि काली, मांस खाने वाली और शराब पीने वाली औरत गॉडेस है, तो उसके खिलाफ हाँ ये तो कह दिया जाता है हाँ बयान गलत है, लेकिन कोई उसकी गिरफ्तारी की मांग नहीं करता है। टीएमसी खुद के जो कि एक सांसद है, वो सिंपल एक प्रवक्ता नहीं है। सांसद एक बहुत बड़ा पद होता है प्रवक्ता के सामने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। क्यों करेगा? उसने जो बोला वो तो सेकुलरों को अच्छा लगता है। एक महिला काली जी का इतना आपत्तिजनक पोस्टर बना देती, मैं वो पोस्टर नहीं दिखाना चाहता हूँ आपको, कि वो सिगरेट पी रही हैं, LGBTQ का वो पकड़े हैं, झंडा पकड़े हैं। मुझे ना सिगरेट पीने से कोई दिक्कत है, सिगरेट आप पीते हैं आप पीजिए, आप गांजा फूकिए, आप चरस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। आप LGBTQ हैं, बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस में आता है, मेरे अकॉर्डिंग कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक भगवान, एक देवी जिसको हम पूजते हैं, जिसको एक बड़ा समाज नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया का पूजता है, उसके लिए इतना अनर्गल चीजें बोलना यार सही है। लेकिन वो बोलते इसलिए हैं क्योंकि उसका समर्थन करने वालों का भी कोई हिंदू सर नहीं काटेगा। क्योंकि जिस दिन किसी का ऐसे समर्थन करने वाले का सर हिंदुओं ने काटना चालू कर दिया, 4 लाशें गिर गई, तो चाहे वो चाहे टीएमसी की MP हो, और चाहे वो फिल्म मेकर हो, और चाहे कोई डायरेक्टर हो, चाहे कोई हो, किसी की औकात नहीं होगी कि कोई ऐसी चीज बोले या ऐसा कोई पोस्टर बनाए, PK में जो दिखाया गया वो दिखाए, किसी के पाप की औकात नहीं होगी। केवल 4 लाशें गिर जाएं, और फिर सुप्रीम कोर्ट का वो जज जिसने ये बयान दिया था कि नूपुर शर्मा की गलती है, तो वो भी फिर वो वही बयान देगा कि ये तो फलाने की गलती है कि इन्होंने भावनाएं भड़काई। लेकिन आज वो इसलिए बयान नहीं देता क्योंकि उसको पता है कि हिंदू सहिष्णुता से सुनेगा, चुपचाप से बैठेगा, 2-4 दिन विरोध होगा, उसके बाद मामला शांत।
लेकिन मुसलमान रोड पे निकलेगा, काटेगा, नुकसान करेगा इस देश का, और बाद में जब उसके घर बुलडोजर पहुंचेगा तो 4 लोग रोएंगे कि एक गरीब मुसलमान का वो गिरा दिया घर। उसकी क्या गलती थी? केवल इतनी कि उसने पत्थर फेंका, पेट्रोल बम फेंका पुलिस पे, बस इतनी गलती थी। सबसे बड़ी चीज जो इस देश में 2014 के बाद हुई है वो ये है कि सच आ रहा है सामने। इस देश में जगह जगह छोटे छोटे पाकिस्तान बने हुए थे। इस चीज की दिक्कत है कि उनकी तैयारी पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि आप कहेंगे कि पाकिस्तान कैसे थे, तो छोटे पाकिस्तान पता है कैसे होते हैं कि आप देखिएगा, आप जिस भी शहर में रहते हो, आप क्या एक इलाका ऐसा रहा होगा 2014 के पहले, या अगर आप सेकुलर गवर्नमेंट जिनको कहते हैं बीजेपी के अदर दिन जो भी पार्टीज हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, आप अगर उन रूल्ड स्टेट में रहते हैं तो आप अभी भी ये चीज़ देख पाते होंगे कि कुछ इलाके ऐसे होंगे आपके शहरों में जो कि मुस्लिम इलाके होते हैं। मैं खुलेआम बोलूँगा इस्लामी इलाके होते हैं, जहाँ पे मुस्लिम्स की आबादी ज़्यादा होती है। वहाँ ना पुलिस जा सकती, ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आदमी जा सकता है, ना कोई सरकारी कर्मचारी जा सकता है, पता है। और वहाँ से जब भी कोई, अगर आप हिंदुओं का कोई रैली या पोजीशन निकलना होता है किसी भी स्पेशल त्यौहार पे, तो कह दिया जाता है आप रूट बदल लीजिए, यहाँ से नहीं वहाँ से चले जाइए। वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है कि इस गली के आगे से एक ऐसा इलाका चालू हो जाता है कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको एकदम चुपचाप होकर निकल जाना। वो है मिनी पाकिस्तान। मिनी पाकिस्तान वो है जहाँ पुलिस नहीं घुस पाती है। वो है मिनी पाकिस्तान जब उदयपुर में गिरफ्तारी करने जाती है तो हमला हो जाता है पुलिस पे। वो है पाकिस्तान जब कोरोना, मिनी पाकिस्तान वो है जब कोरोना के समय जो लोग तबलीग से आए थे उनको लेने पुलिस जाती है क्योंकि वो अपने घरों में छुप गए थे, तो वहाँ पे पथराव होता है, इवन दिन कानपुर। वो है मिनी पाकिस्तान, सोच कर देखिएगा। अब वही, और आपको फोटो दिखाई जाती है, सबसे बड़ी बात है स्टिल दिखा दी जाती है। स्टिल में क्या होता है, जो लोग नहीं समझते हैं, कि आपको एक आदमी डंडे मार खाता दिख रहा है, देख लीजिएगा, ठीक है, ये आदमी डंडे मार खाता दिख रहा है आपको इसमें, लेकिन क्या है असलियत आपको पता है। जब दंगे हुए थे, दिल्ली दंगे, तो ये आदमी वहाँ चोरी करने गया था। इसने मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ चोरी कर रहा था। भैया जिसकी दुकान है वो बचाने आएगा, वो मारेगा, उसने मारना चालू कर दिया। तो ये फोटो डाल दी, हिंदूज आर बीटिंग मुस्लिम। अरे पूरी सच्चाई बताओ ना। इतनी लिंचिंग जो गिनाई जाती है उनके केसेस पढ़िए कि केसेस ट्रायल पे क्या हुए हैं, लेकिन सेकुलर गैंग आपको वो पता नहीं चलने देती, क्योंकि वो पता चल गया तो उनका एक झूठ गायब हो जाएगा, एक झूठ कम हो जाएगा, आप उनको गरिया देंगे। ये चीज़ हुई है। और सबसे बड़ी चीज़, भ्रष्टाचारी जेल में जा रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव और खैर महाराष्ट्र के दो लोग जा ही चुके हैं, और अभी देखिए नंबर आने वाला है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो कमेंट ज़रूर करें। तो सब्सक्राइब कर लेना भैया लोग, बेल आइकन दबाना मत भूलना। बेल आइकन दबा दोगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेगी, ठीक है। अब इसी के साथ चलो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।